कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के खूब पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज आपकी कोमल मैम आपको कराएंगी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 दैट इज एटम्स। इससे पहले की 11 वीडियोस में हम लोग अपने 11 चैप्टर क्लास 12 फिजिक्स के कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी पूरा का पूरा वन शॉट में विद एवरी कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल एंड डेरिवेशन। और सेम इसी पैटर्न में आज ये वाला चैप्टर भी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं। मेन 3 ही टॉपिक्स है इस चैप्टर में। फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। मेरे साथ बैठ के करना है, कॉपी पेन लेके बैठिएगा और जो भी चीजें मैं कराऊं न्यूमेरिकल वगैरह सब साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले इस चैप्टर में आता है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किसने किया था? रदरफोर्ड की सजेशन से उनके 2 एसोसिएट्स थे। कौन कौन? एक गीगर और एक मार्सडन। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा था, इसीलिए हम इस एक्सपेरिमेंट को गीगर एंड मार्सडन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट में होता क्या है। देखो, इस एक्सपेरिमेंट में क्या है कि ये जो है ना, ये हमारे पास है एक रेडियो एक्टिव सोर्स है। किसका? अल्फा पार्टिकल्स का, ठीक है। अब इस रेडियो एक्टिव सोर्स में ये ऊपर लगा रखा है लेड का ब्लॉक। यहाँ पे जो भी अल्फा पार्टिकल्स है यहाँ से बाहर आ रहे हैं। ये क्या लगा रखा है? कॉलीमेटर। कॉलीमेटर क्या करते हैं? हमें हेल्प करते हैं कि हमें कॉलीमेटेड बीम मिले अल्फा पार्टिकल्स की, ठीक है। तो अब ये सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ पे आएंगे। ये क्या है? ये है गोल्ड फॉइल। तो अब ये अल्फा पार्टिकल्स आके इस गोल्ड फॉइल से टकराएंगे, ठीक है। अब इस गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद क्या होता है, जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो कि अनडिफ्लेक्टेड सीधा चले जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कि स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट होंगे, और कुछ बहुत कम 1 in 10,000 और 8,000 वो ऐसे होंगे जो कि वापस इसी रास्ते से वापस चले जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसमें क्या थी, हम लोगों ने इन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट करा तो ये एक्सपेरिमेंट में देखा गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या लगा है? यहाँ पे लगी एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन। जिंक सल्फाइड स्क्रीन से क्या होगा कि जब भी यहाँ से अल्फा पार्टिकल टकराएगा इस स्क्रीन पे तो यहाँ पे एक फ्लैश ऑन होगा। अच्छा, और ये क्या है? माइक्रोस्कोप। ये किस लिए लगा है? ताकि हम उन अल्फा पार्टिकल्स को देख पाए, ठीक है। चलो अब आगे करें। ये क्या है यहाँ पे? ये है इसका एनजेड ग्राफ। ये एन और थीटा का ग्राफ। ये एन और थीटा का ग्राफ का मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि हमारे जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैं वो कम एंगल, देखो जब एंगल स्कैटरिंग एंगल छोटा है तब तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या है? बहुत ज्यादा जो भी स्कैटर्ड हुए हैं। और फिर जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते जा रहे हैं? कम। इसका मतलब कि स्मॉल एंगल पे जो पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए हैं वो ज्यादा हैं, जबकि जो ज्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए हैं वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है? हमारे कम है। आई बात समझ? किस किस का ग्राफ है बेटा? ये ग्राफ है नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड और स्कैटरिंग एंगल का, कि कितने एंगल से वो स्कैटर्ड हो रहे हैं। आई बात समझ? चलो अब ये मैंने यहाँ पे पूरी इसकी थ्योरी लिख दी है, जो अभी समझाया है ना वही लिख दिया है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो पॉज करके लिख लेना, क्योंकि एग्जाम में लिखने को आ सकता है। अच्छा, अब इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है और उन ऑब्जर्वेशन से क्या इसका रिजल्ट निकाला गया है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है वो देखेंगे, ठीक है। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या है? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, ठीक है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है? अ फ्यू अल्फा पार्टिकल 1 in 8,000 गेट डिफ्लेक्टेड थ्रू द 90 डिग्री और द मोर, वो ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। ओकेजनली एन अल्फा पार्टिकल गेट्स रीबाउंड फ्रॉम द गोल्ड फॉइल सफरिंग डिफ्लेक्शन ऑफ नियरली 180 डिग्री। बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो कि 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट होंगे। आई समझ? ठीक है। अच्छा, अब इसके रिजल्ट के क्या सिग्निफिकेंस है? देखो, सबसे पहले तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द फॉइल, सो मोस्ट ऑफ द स्पेस विद इन द एटम्स मस्ट बी एम्प्टी। ये इन्होंने क्या कहा कि बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए हैं या फिर स्ट्रेट पास कर गए हैं। इसका मतलब कि हमारा जो एटम है उसमें बहुत सारा स्पेस क्या है? खाली, ठीक है। आगे देखो दूसरा, to explain large angle scattering of alpha particle, Rutherford suggested that all the positive charge and the mass of the atom is concentrated in a very small region called the न्यूक्लियस ऑफ द एटम। इन्होंने बोला कि बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स हैं
जो कि वापस गए हैं या फिर 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे गए हैं। तो इसका मतलब पूरे एटम में बहुत छोटा सा ऐसा पार्ट है जो कि क्या है, कंसंट्रेटेड है। ठीक है, तो अब इसका मतलब वो जो मास कंसंट्रेटेड है जिस पार्ट पे, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ठीक, चलो अब आगे देखो, थर्ड पार्ट क्या है, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स whose total negative charge is equals to the total positive charge on the nucleus so that the atom as a whole is electrically neutral। इसमें क्या बोला गया बेटा कि टोटल चार्ज जो भी एटम के पास पॉजिटिव है और टोटल चार्ज जो उसके पास नेगेटिव है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब एटम एज अ होल क्या है, न्यूट्रल। आया समझ? ठीक है, चलो अब ये यहाँ पे क्या शो कर रखा है, ये शो कर रखा है स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन द रदरफोर्ड मॉडल। कहने का मतलब पार्टिकल्स जो सीधा जा रहे हैं और कुछ पार्टिकल्स जो डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट देखेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है। पहले डेफिनेशन देख लो, एट अ सर्टेन डिस्टेंस आर नॉट फ्रॉम द न्यूक्लियस द अल्फा पार्टिकल्स stops for a moment and then begins to retrace its path। कहने का मतलब अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं और वो फॉर अ मोमेंट रुकेंगे और वापस उसी रास्ते पे चल देंगे। तो वो मिनिमम डिस्टेंस जो कि उसका किससे है, न्यूक्लियस से। कहाँ से, जब से उन्होंने अपना पाथ रिट्रेस करना शुरू करा है। देखो लेट अस सपोज अल्फा पार्टिकल इस डायरेक्शन में आया, यहाँ तक आया और उसके बाद उसने अपना पाथ वापस से क्या कर दिया है, रिट्रेस। तो ये जो पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, आर नॉट। जो मिनिमम डिस्टेंस बचा था किसके बीच में, न्यूक्लियस और जहां तक वो पार्टिकल आया है, उस मिनिमम डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, अच्छा ये समझ में आ गया। अब आगे देखो बेटा, हमारे यहाँ पे एनर्जी क्या है, कंजर्व। ठीक है, इसके पास जो एनर्जी होगी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, फॉर्मूला कितना होता है, के क्यू वन क्यू टू बाय आर। ठीक है, और यहाँ पे Q1 Q2 कितना होगा, अल्फा पार्टिकल का चार्ज। ठीक है, और इसका चार्ज न्यूक्लियस का चार्ज मान लेते हैं Ze अपॉन में R। अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है वैसे, 2e होता है। तो ये कितना आ जाएगा, 2k, Q की जगह पे 2e लिखा तो आ जाएगा Ze स्क्वायर अपॉन में R। यहाँ पे कितना आ गया, ये हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर यहाँ से R निकालना है तो R को ऊपर ले जाएंगे, ये नीचे आके सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो करें आगे। अब नेक्स्ट है इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है। इम्पैक्ट पैरामीटर इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका, ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर, किसकी, अल्फा पार्टिकल की, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका, वेलोसिटी वेक्टर किसका, अल्फा पार्टिकल का, कहाँ से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस व्हेन इट इज फार अवे फ्रॉम द एटम, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, जैसे देखो ये हमारा अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ये अल्फा पार्टिकल की क्या है, वेलोसिटी वेक्टर। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे, न्यूक्लियस से, उसको हम क्या बोलते हैं, देखो ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, चलो आगे करें। अच्छा अभी पहले क्या करा, एक्सपेरिमेंट किया था, वो है ना गीगर एंड मार्सडन एक्सपेरिमेंट या फिर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब उसके बेसिस पे रदरफोर्ड्स ने अपना मॉडल दिया है। ठीक है, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। चलो अब क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो सबसे पहली चीज क्या बताई इन्होंने, द एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल एंड द मैसिव सेंट्रल कोर। एटम किससे बना है, स्मॉल एंड द मैसिव सेंट्रल कोर इन विच द एंटायर पॉजिटिव चार्ज and almost the whole mass of the atom are concentrated and this core is called nucleus। इन्होंने बोला कि एटम के अंदर एक बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड कोर है। ठीक है, और उस कोर पे ही पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है और उसी कोर पे पूरा का पूरा क्या है, मास है। उस कोर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है,
आगे सेकंड देखो, द साइज ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत छोटा है किसके कंपैरिजन में, साइज ऑफ द एटम के कंपैरिजन में। आगे देखो थर्ड पार्ट, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो दैट देयर टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल्स टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज। ये बोल रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है वो सराउंडेड बाय होता है किससे, इलेक्ट्रॉन्स से, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पे टोटल नेगेटिव चार्ज टोटल पॉजिटिव चार्ज के इक्वल होता है, और इसी के कारण एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जिसके कारण एटम को हम क्या बोलते हैं, वो एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है इसमें नेगेटिव। ठीक, अच्छा लास्ट देखो, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस ऑर्बिट्स जस्ट एज द प्लैनेट्स रिवॉल्व। इन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं किसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ, कैसे, जैसे प्लैनेट्स करते हैं। ठीक है, आगे जैसे प्लैनेट्स सन के अराउंड करते हैं। द सेंट्रीपिटल फोर्स required for their revolution is provided by the electrostatic attraction between the electrons and the nucleus। और इन्हें जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए रिवॉल्व करने के लिए वो कहाँ से आता है, इज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा रदरफोर्ड का मॉडल था, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इसकी क्या क्या लिमिटेशन है, पहली लिमिटेशन तो ये है कि ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि इन्होंने ये तो बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना, लेकिन ये नहीं बताया कब तक या कहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसे कोई चीज डिफाइन नहीं करी है, बस ये बोला कि हाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक, अच्छा सेकंड देखो, एज द इलेक्ट्रॉन्स स्पाइरल इनवर्ड्स, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो ये न्यूक्लियस है हमारा, तो इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो रिवॉल्व करते करते क्या होंगे, स्पाइरल इनसाइड, क्योंकि ये तो बताया ही नहीं है कहीं पे भी कि वो फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमेंगे या फिर कुछ भी, इन्होंने बस ये बोला कि इसके चारों तरफ रिवॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, उनकी जो एंगुलर वेलोसिटी है और फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या होगी, चेंज होगी, है ना। जब वो चेंज होगी तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड लाइट है वो भी चेंज होगी, जब इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो जो लाइट एमिट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती रहेगी, जिसके कारण क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा एमिट, किसकी जगह, लाइन स्पेक्ट्रम की जगह, और इसी का ये इनका लिमिटेशन थी क्योंकि लाइन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन कर ही नहीं पाए। ठीक है, चलो अब रदरफोर्ड और ये जो हमने पीछे पढ़ा गीगर एंड मार्सडन एक्सपेरिमेंट, उसके बेसिस पे एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल। क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ नैरो बीम ऑफ प्रोटॉन्स ईच हैविंग एनर्जी दिस इज अप्रोचिंग अ शीट ऑफ लेड, कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट क्या है, द स्पीड ऑफ अ प्रोटॉन इन द बीम। चलो हमारी एनर्जी किसके इक्वल दे रखी है, 4.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। इसको इक्वेट कर दो, 4.1 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19, और इसके लिए हमने क्या करा, 10 रेज टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब निकल जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन, हमें पता है v निकालना है हमने, मास ऑफ प्रोटॉन को इधर ले आओ, कितना आ जाएगा, 2 इंटू 4.1 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 22 डिवाइडेड बाय 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 27। ठीक है, तो v निकालना है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। कर लोगे आप, चलो सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें क्या बोला है, डिस्टेंस ऑफ इट्स क्लोजेस्ट अप्रोच, तो डिस्टेंस ऑफ इट्स क्लोजेस्ट अप्रोच पे क्या कंडीशन फुलफिल होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, के क्या था, के Q1 Q2 बाय आर ना, Q1 कितना है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, E। ठीक है, और इसका ZE अपॉन में R, हमें क्या निकालना है, R कितना आ जाएगा, ये
2kZe² अपॉन में ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ गया mv²। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर लेंगे। k की वैल्यू कितनी होती है 4 × 10⁻⁹ 9 × 10⁻⁹ और z की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें क्वेश्चन में 82। e की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर अपॉन में मास की वैल्यू 1.67 10⁻⁻27 और v² जो भी यहाँ से आया हो वही पुट कर दो। ठीक है, करें आगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, इन गीगर एंड मार्सडन एक्सपेरिमेंट कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर द अल्फा पार्टिकल विद द एनर्जी दिस। ठीक है, कंसिडर दैट द अल्फा पार्टिकल अप्रोचेस द गोल्ड न्यूक्लियस दिस इन हेड ऑन पोजीशन। हमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो हमारी जो एनर्जी है वो किसके बराबर होगी। क्वेश्चन में क्या है, अल्फा पार्टिकल है या प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है ना। अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e, ये Ze अपॉन में r और एनर्जी हमें ऑलरेडी गिवन है 2.56 × 10⁻⁻12। k की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ और 2 × e² आ जाएगा और z की वैल्यू कितनी है 79। e² की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19² अपॉन में r। ठीक है, r ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। हमें क्या निकालना था, r ही निकालना, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। चलो सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, इफ द अबव एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विद अ प्रोटॉन ऑफ द सेम एनर्जी देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, अब की बारी अल्फा पार्टिकल की जगह पे क्या है, प्रोटॉन है, हमें r की वैल्यू निकालनी है ना। देखो पिछली बारी r कितना था 2kZe² अपॉन में काइनेटिक एनर्जी, और अब की बारी कितना होगा, ठीक है दोनों को डिवाइड कर दो, कितना आ गया kZe² कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी कैंसिल, r/r' कितना बच गया 2, तो r' कितना आ जाएगा r/2। कहने का मतलब जो पहले आंसर आएगा उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, करें अब आगे। चलो अब नेक्स्ट है हमारे पास बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो ये पोस्टुलेट्स है किसके, बोहर्स थ्योरी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। सबसे पहला पोस्टुलेट देखो इसका क्या है, न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या बोला है बेटा इन्होंने, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल एंड द मैसिव सेंट्रल कोर कॉल्ड द न्यूक्लियस। ये वही है जो रदरफोर्ड ने बताया था आगे, अराउंड विच प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व। आगे, the centripetal force required for the rotation is provided by the electrostatic force of attraction between the electron and the nucleus। इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव, न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ठीक है, चलो आगे देखो, सेकेंड है इसकी क्वांटम कंडीशन। अब क्वांटम कंडीशन पढ़ते हैं, वो क्या है, इन्होंने बोला ऑल द पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट्स allowed by the classical theory, the electrons are permitted to circulate only in those orbits in which the angular momentum of the electron is an integral multiple of h/2π। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो रदरफोर्ड ने ये नहीं बताया था ना कि वो कहाँ ऑर्बिट, मतलब किस सर्कुलर पाथ में वो उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेंगे नहीं घूमेंगे, ऐसा कुछ नहीं बताया था। इन्होंने बोला कि ये फिक्स्ड ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेंगे, और वो जो फिक्स्ड ऑर्बिट है वो कौन से ऑर्बिट होंगे, वो ऑर्बिट है जिनका कि एंगुलर मोमेंटम क्या है, h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, mvr, तो कहने का मतलब mvr किसके बराबर है, mvr इज इक्वल्स टू nh/2π। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है।
समझ आया? ठीक है, चलो अब आगे देखो नेक्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट्स। स्टेशनरी ऑर्बिट्स में क्या पढ़ा है बेटा? वाइल रिवॉल्विंग इन द परमिसिबल ऑर्बिट्स an electron does not radiate energy, these non radiating orbits are called the stationary orbits। कहने का मतलब देखो इन्होंने फिक्स्ड ऑर्बिट बता दिया ना कि इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, तो ये बोल रहे हैं कि जब वो अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा उस टाइम पे वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, और ऐसे ऑर्बिट्स को हम क्या बोलते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ठीक है, चलो आगे देखो फ्रीक्वेंसी कंडीशन। फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या है? एन एटम कैन एमिट और एब्जॉर्ब द रेडिएशन। एटम जो है एमिट कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है रेडिएशन। कब? जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा। ठीक है, चलो देखो अगर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आया तो रेडिएशन एमिट करेगा, और अगर लोअर से हायर पे जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस। आई बात समझ? और कितनी रेडिएशन एमिट करेगा बेटा? जितना उन दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी का डिफरेंस होगा उतनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट या एब्जॉर्ब होगी। आया समझ? चलो करें अब आगे। अच्छा देखो अब हम लोगों को ना ये निकालना है कि उसका रेडियस क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी जब वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, टाइम क्या होगा, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, सारी की सारी चीजें। ठीक है, देखो इनके पोस्टुलेट्स में अभी हमने क्या पढ़ा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस किस के बीच का? एक तो इलेक्ट्रॉन और एक न्यूक्लियस के बीच का। तो हम क्या करेंगे? mv² r किसके बराबर होगा? kZe² r²। ये क्या लिखा है मैंने? सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये क्या लिखा है मैंने? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला याद है? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, kq1q2/r²। तो ये kq1q2/r² वहीं से आया। ठीक है, q1 कितना है? E, और q2 कितना है? Ze। तो kq1q2/r²। कोई दिक्कत? ठीक है, हमने ये क्या करा है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आया समझ? चलो आगे करें। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है? mvr इज इक्वल्स टू NH/2π। ये इसकी सेकेंड कंडीशन है। ठीक है, ये दोनों कंडीशन हमें कहाँ से मिली है? बोहर्स के पोस्टुलेट से। अब इन दोनों कंडीशंस को हम सॉल्व करेंगे और वैल्यूज सॉल्व करेंगे। चलो देखो सबसे पहले फ्रॉम फर्स्ट क्या लिखा है? mv²/r इज इक्वल्स टू kZe²/r²। एक r से एक r कैंसिल, तो r की वैल्यू कितनी आ गई? ये ऊपर जाएगा kZe²/mv²। ठीक है, जो यहाँ पे v लिखा है इस v की वैल्यू इस इक्वेशन से पुट कर देते हैं। यहाँ से देखो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? NH/2πmr। समझ आया? kZe²/mv² आया, v की वैल्यू यहाँ से पुट करूंगी तो कितना आ जाएगा? NH/2π और साथ में mr, फिर इसका होल स्क्वायर। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? फिर ये kZe²/m n²h² और ये सारी चीज ऊपर चले जाएगी। कितना हो जाएगा? 4π² m² r²। एक m से एक m कैंसिल और एक r से एक r कैंसिल, तो r की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से n² h²।
अपॉन में के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर और एम। ठीक है, देखो अब इस पूरी की पूरी वैल्यू को सॉल्व करके क्या आता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। आई बात समझ? ठीक है, साथ में एन स्क्वायर भी। एक चीज यहाँ से ध्यान रखनी है, देखो ये पूरा फॉर्मूला याद रख पाना तो मुश्किल है, लेकिन ये याद रखना है आर जो है वो एन स्क्वायर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दूसरा जेड पे इनवर्सली और मास पे भी इनवर्सली। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन याद रखनी है। आर स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एन स्क्वायर के। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? 1/z के। और आर एक और चीज किसके प्रोपोर्शनल है? 1/m। ठीक है, आर किस किस की प्रोपोर्शनल है? एन स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एम के और जेड के। याद रहेगा? ठीक है, चलो ये मैंने किसके लिए सॉल्व करा है? ये मैंने हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व कर दिया। देखो ये सारी की सारी चीजें कांस्टेंट है। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, वैल्यू पता है। के की वैल्यू भी पता है, जेड 1 लिया है। ई की वैल्यू पता है 4 पाई स्क्वायर, सबका सब कांस्टेंट है, तो मैंने सबकी वैल्यूज पुट करके ये हाइड्रोजन के लिए वैल्यू सॉल्व कर दिया। ठीक है, और अगर वो किसी और के लिए पूछेगा हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, तो फिर हमें यही ध्यान रखना है कि वो किसके लिए पूछ रहा है। और दूसरी चीज ये कि z जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फिर उस हिसाब से z की वैल्यू पुट कर देंगे। आई बात समझ? चलो आगे करें। अब ये हमने अभी क्या निकाला है? r। अब हमें क्या निकालना है? v निकालना है। देखो यहां से v स्क्वायर निकालूंगी, कितना आ जाएगा? r किसके बराबर है? के जेड ई स्क्वायर अपॉन में m v स्क्वायर। मेरे को अब की बारी v स्क्वायर ही निकालना है, तो मैं r की वैल्यू पुट कर देती हूँ। ये आई थी हमारी यहाँ पे r की वैल्यू फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, चलो r की वैल्यू दोनों तरफ इक्वेट कर देते हैं। कितना आ जाएगा? के जेड ई स्क्वायर अपॉन में एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम। इसको ऊपर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। ये वी स्क्वायर कितना बचेगा यहाँ पे? के स्क्वायर जेड स्क्वायर ये ऊपर जाएगा तो के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 पाई स्क्वायर एम। ठीक है, ये ऊपर गया और ये नीचे आ गया। कितना आ जाएगा? एन स्क्वायर एच स्क्वायर एम। एम से एम कैंसिल। कितना आ रहा है बेटा? ये v का स्क्वायर है और इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। कितना बचेगा? ये नेक्स्ट पेज पे कर दूं। v इज इक्वल्स टू, देखो स्क्वायर से यहाँ पे बचेगा के जेड ई स्क्वायर और साथ में 2 पाई। कितना आ जाएगा? 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन में नीचे क्या क्या था यहाँ पे? एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये भी स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, कितना बचेगा? एन एच। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ये जितनी भी वैल्यूज है सारी की सारी क्या है? कांस्टेंट। सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद आ जाएगा 2.16 इंटू 10 रेज टू द पावर 6। जेड की वैल्यू मैंने पुट कर दी है 1, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। ठीक है, देखो v जो है ना वो इंडिपेंडेंट है किसके? मास के। कई बार वो क्या कहता है कि मेरे पास हाइड्रोजन एटम नहीं है, कोई और एटम है, तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि वो मास पे डिपेंड नहीं करता है। अगर वो खाली मास डिपेंडेंसी बता रहा है तब मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो मास चेंज करने पे वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस किस के? z के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n के। ठीक है, और हम क्या लिखेंगे? वेलोसिटी इज
इंडिपेंडेंट ऑफ मास। आई बात समझ में? ठीक है। अगर हमें निकालना हो इसका टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, तो टाइम का फॉर्मूला कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और सर्कुलर ऑर्बिट ले रखा है, तो सर्कुलर ऑर्बिट के लिए हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2πr। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2πr अपॉन में v। ये समझ में आ गया क्यों करें, क्योंकि हमने 2πr अपॉन में v, क्योंकि डिस्टेंस कितना है सर्कुलर ऑर्बिट के लिए, उसका सरकमफेरेंस वो कितना होता है 2πr, तो टाइम कितना हो जाएगा 2πr अपॉन में v। ठीक है, चलो सबकी वैल्यूज पुट कर दें। 2πr की वैल्यू अभी पीछे निकाली थी, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में kz e स्क्वायर 4π स्क्वायर m, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में kz e स्क्वायर 4π स्क्वायर m, और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 2π kz e स्क्वायर अपॉन में nh। ठीक है, सॉल्व करके जो भी आए आंसर, 2π से 2π कैंसिल, ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा n क्यूब h क्यूब अपॉन में k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4π स्क्वायर m। आया समझ? करें अब आगे। चलो नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv स्क्वायर। कितना आया अभी हमारा, हाफ m, और v की वैल्यू कितनी है 2π kz e स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर h स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर करके लिख दूं ना डायरेक्टली, 4π स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन में n स्क्वायर h स्क्वायर। ये पूरी की पूरी वैल्यू हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करके आ जाएगा 13.6 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, और ये z स्क्वायर पे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी मैंने z की वैल्यू यहाँ पे कितनी पुट कर दी है, 1, तो हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, z स्क्वायर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर के। आगे यहाँ तक समझ? ठीक है, अब हमने क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना है, k z e, और दूसरा कितना हो जाएगा -e अपॉन में r, तो ये हो जाएगा -kz e स्क्वायर बाय r। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो माइनस लगा दिया है, और पहले जब फोर्स निकाला था तो वहां पे भी तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e था, वहां पे माइनस लगाया नहीं। बेटा फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटीज में हम लोग साइन नहीं लगाते हैं, वो उसके डायरेक्शन देख लेते हैं कि नेगेटिव के कारण इधर होगा या इधर होगा, जो भी डायरेक्शन होगी फोर्स की, तब की एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए मैंने यहाँ पे E का साइन लगाया है -e। ठीक है, अच्छा अब R की वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा ये, पोटेंशियल एनर्जी -kz e स्क्वायर बाय r हो गया। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू -kz e स्क्वायर अपॉन में, अब r की वैल्यू देखो क्या थी, r की वैल्यू कहाँ निकाली थी, ये n स्क्वायर h स्क्वायर kz e स्क्वायर 4π स्क्वायर m। n स्क्वायर h स्क्वायर, और नीचे वाला ऊपर चले जाएगा ना, kz e स्क्वायर 4π स्क्वायर m। ठीक है, चलो सॉल्व करें, कितना आ जाएगा ये, देखो ये z स्क्वायर, z इंटू z स्क्वायर हो गया अपॉन में n स्क्वायर हो गया, वो भी माइनस का। बाकी जो कांस्टेंट बचा ना, ध्यान से देखो, ये वही है जो काइनेटिक एनर्जी में बच रहा था अभी, है ना, तो इसका मतलब एक 2 एक्स्ट्रा है बस हमारे पास, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, वो कितना था 13.6 ना, ये कितना आ जाएगा 27.2।
आया यहाँ तक समझ? ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो टोटल एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी अभी पीछे निकाली है, ये वाली वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा ये 13.6 और ये माइनस का 27.2 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, कितना आ गया -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। आया समझ? ठीक है। अगर मैं इन तीनों के बीच में रिलेशन निकालूं तो कितना आएगा, देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल है किसके, टोटल एनर्जी के, लेकिन नेगेटिव में, क्योंकि टोटल एनर्जी सेम ही आ रही है -13.6 है, लेकिन काइनेटिक कितनी थी, पॉजिटिव में, ठीक है। और जबकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, डबल, तो काइनेटिक एनर्जी डबल ऑफ किसके है, पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है। और अगर टोटल और पोटेंशियल में देखें रिलेशन, तो टोटल एनर्जी किसके बराबर है, माइनस, उल्टा लिख दिया ना, काइनेटिक आएगा, पोटेंशियल एनर्जी डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ किसके बराबर भी है, डबल ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है। ये नेगेटिव में नहीं है क्योंकि देखो ये दोनों का साइन क्या है, सेम, तो फिर ये तो सेम साइन के ही रहेंगे, लेकिन टोटल हमारी नेगेटिव है और काइनेटिक हमारी पॉजिटिव है, इसलिए इन दोनों का साइन क्या है, अलग अलग, ठीक है। चलो अच्छा, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। बेसिकली स्पेक्ट्रल सीरीज कब फॉर्म होती है, देखो जब हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो वो एनर्जी लूज करता है, उस टाइम पे हमारा क्या फॉर्म होता है, स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है। चलो स्पेक्ट्रल सीरीज में अब क्या क्या होता है, हमारे पास बेसिकली 5 तरीके की सीरीज है। पहला लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट, पीफर्ड, ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है। अब इन सब में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि हमारी N2 की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, बस जो हमारा N1 है, कहने का मतलब जो लास्ट ऑर्बिट है जहां तक हमारा इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। जैसे लाइमन में N1 की वैल्यू 1 है, बाल्मर में 2, पाशन में 3, ब्रैकेट में 4 और पीफर्ड सीरीज के लिए N1 की वैल्यू 5 फिक्स्ड है, ठीक है। चलो अब ये मेरा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो मैं ड्राइव करके दिखा देती हूँ। देखो हमने बोस पोस्टुलेट में पढ़ा था एच न्यू की वैल्यू कितनी होती है, E2 माइनस E1, जहां से जहां तक इलेक्ट्रॉन आएगा। अच्छा, न्यू की जगह पे C बाय लैम्डा लिख दिया और ये कितना होता है -13.6 डिवाइडेड बाय N2 स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 13.6 डिवाइडेड बाय N1 स्क्वायर, कितना आ गया 13.6 बाहर कॉमन ले लिया, ये आ गया 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर और ये कितना आ गया एच सी बाय लैम्डा। हमें क्या निकालना है 1 बाय लैम्डा, 1 बाय लैम्डा को न्यू बार से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 13.6 डिवाइडेड बाय एच सी 1 अपॉन में N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में N2 स्क्वायर, और ये जो पूरा का पूरा सॉल्व करके आएगा इसे हम क्या बोलते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, कितनी है 1.097 इंटू 10⁻⁷। अब आप सोच रहे हो ये पूरी वैल्यू क्या है, बेटा ये वही वैल्यू, अभी पीछे मैंने इन सबको सॉल्व करके तो 13.6 लिखा था, ये वही लिख रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले लाइमन सीरीज कब प्रोड्यूस होगी, लाइमन सीरीज कब फॉर्म होती है, जब हमारी N1 की वैल्यू कितनी होगी 1, N2 कुछ भी हो सकता है, और किस रीजन को बिलोंग करती है ये, अल्ट्रा वायलेट रीजन को, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज कब फॉर्म होती है, जब N1 की वैल्यू कितनी होगी 1, और कौन से रीजन को बिलोंग करेगा, विजिबल रीजन को, बस फॉर्मूले में N1 की जगह पे क्या रख देंगे 2 रख देंगे, ठीक है। अब थर्ड देखो N1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 3, और कौन से रीजन को बिलोंग करेगा, इंफ्रारेड रीजन को। फोर्थ देखो ब्रैकेट में N1 की वैल्यू कितनी होगी
4। और कौन से रीजन को ये बिलोंग करेगा? इंफ्रारेड रीजन को। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है P1 सीरीज। इसमें ये N1 कितना होगा? 5। और कौन से रीजन को बिलोंग करेगा? ये इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम बेसिकली क्या होता है कि वो डायग्राम जिसमें हम क्या करेंगे, एनर्जीज ऑफ द डिफरेंट स्टेशनरी स्टेट्स एटम की रिप्रेजेंट करेंगे, किससे? बाय द पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस। जैसे देखो ये है, तो यहाँ पे हमने ये क्या शो कर रखा है, बेसिकली ये क्या है? लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज कब फॉर्म हो रही है? जब हमारे N1 की वैल्यू कितनी है? 1। ठीक है, और ये देखो कहीं से भी आ रही है, ये सेकेंड लेवल है, ये N1 यहाँ पे कितना है? N की वैल्यू ये है 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 डैश डैश। ठीक है, तो लाइंस इलेक्ट्रॉन आएगा कहीं से भी, जा कहाँ रहा है? N इज इक्वल्स टू 1 पे। ठीक है, सेम ऐसे बाल्मर सीरीज कब प्रोड्यूस हो रही है? जब कहाँ पे जा रहा है? N इज इक्वल्स टू 2 पे, और आए कहीं से भी, देखो 3 से भी आया, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी। समझ में आया? सेम ऐसे इसी को हम क्या बोलते हैं, सबके लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल डायग्राम। किसका? ऑफ द हाइड्रोजन एटम। अच्छा, अब आगे देखो, ये सब क्या है? ये जो वैल्यूज यहाँ पे लिखी थी ना, देखो ये जो वैल्यू लिखी है -13.6, -3.4, 1.5, ये सारी वैल्यूज आई कहाँ से है? देखो हमारा फॉर्मूला क्या था एनर्जी का? -13.6 डिवाइडेड बाय n²। तो जब n की वैल्यू 1 होगी, ये कितना हो जाएगा? -13.6। जब 2 होगी तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। इसका मतलब मेरे को इस 13.6 को किससे वो डिवाइड करना है? 4 से। जब n की वैल्यू 3 होगी तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 3 का स्क्वायर 9। तो इसका मतलब 13.6 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.5। ठीक है, तो ये मैंने डिवाइड करके लिख दिए हैं 5-6 के, याद कर लेना क्योंकि न्यूमेरिकल में काम आ जाएंगे, फिर वरना सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, बोहर्स की जो कुछ लिमिट, इसकी जो मॉडल था बोहर्स मॉडल, उसकी कुछ लिमिटेशंस है। ठीक है, बोहर्स थ्योरी की, तो उनकी क्या क्या है बेटा? सबसे पहले तो ये कि ये जो थ्योरी है, जो बोहर्स का मॉडल है, वो सिर्फ किस पे एप्लीकेबल है? हाइड्रोजन लाइक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है, और बाकी सबके केस में क्या हो जाता है? फेल। हाइड्रोजन लाइक एटम्स कौन से होते हैं? जिनके की आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे कि हाइड्रोजन है। ठीक है, हीलियम एक्साइटेड स्टेट में, मतलब हीलियम प्लस, लिथियम प्लस प्लस, सोडियम हो गया, और क्या हो सकता है? पोटेशियम हो सकता है। कहने का मतलब जिनकी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, सिर्फ उसी के लिए एप्लीकेबल है, बाकी सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। सबसे पहला ड्रॉबैक। आगे देखो इसकी लिमिटेशन है ये। दूसरा क्या है? इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन सर्टेन spectral lines are not single lines but a group of the close lines with a slightly different frequencies. Bohr's theory could not explain the fine features of the hydrogen spectrum. कहने का मतलब ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, आगे देखो, इट डज नॉट एक्सप्लेन ओनली वाई द सर्कुलर ऑर्बिट्स आर पॉसिबल। इन्होंने ये तो बताया नहीं कि सर्कुलर ऑर्बिट्स ही क्यों पॉसिबल है, ऐसे तो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स भी पॉसिबल हो सकते थे। तो ये क्या है? इसकी एक लिमिटेशन है। आगे देखो, एज इलेक्ट्रॉन्स एग्जिबिट्स वेव प्रॉपर्टीज ऑल्सो, सो ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी एग्जैक्टली डिफाइंड एज इन दी बोहर्स थ्योरी। ठीक है, इन्होंने इनकी, अच्छा आगे देखो, Bohr's theory does not tell anything about the relative intensities of the various spectral lines. Bohr's theory predicts only the frequencies of these lines. कहने का मतलब ये अच्छे से जो हमारे स्पेक्ट्रल सीरीज है उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। आगे, इट डज नॉट एक्सप्लेन दी फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब जीमन इफेक्ट होता है एक, हमारे सिलेबस में है नहीं, और एक होता है स्टार्क इफेक्ट। ये दोनों ही इफेक्ट ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट है एक्साइटेशन और आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। सबसे पहले देखो एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है। देखो एक्साइटेशन एनर्जी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एटम की एक्साइटेशन एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, कहाँ किस लिए? टू जंप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द एनी वन ऑफ द एक्साइटेड स्टेट। सिंपल सा नाम से ही समझ में आ रहा है ना, एक्साइटेशन एनर्जी मतलब जो कि उसे एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए एनर्जी चाहिए। तो कहने का मतलब ग्राउंड स्टेट से
एक्साइटेड स्टेट में जो जाने के लिए एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक, नेक्स्ट देखो आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, देखो आयोनाइजेशन से नाम से समझ में आ रहा है कुछ आयंस जैसा होगा। कहने का मतलब मेरे को एक इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली निकालना है आउट ऑफ द एटम, उसके लिए कितनी एनर्जी लगेगी उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, देखो इट इज डिफाइंड एज ए एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली आउट ऑफ द एटम। कब, दैट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आई बात समझ, आगे करें, चलो नेक्स्ट देखो एक्साइटेशन पोटेंशियल। It is that accelerating potential which gives to the bombarding electron sufficient energy to excite the target atom by raising one of its electron from the inner to the outer orbit। आ गया समझ, चलो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट दिस। ठीक है, टोटल एनर्जी गिवन है हमें कितनी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब फर्स्ट पार्ट क्या बोला है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखो सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी तो हमें निकालनी पड़ेगी ही नहीं, क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रिलेशन हमें पता है ना। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, तो कितनी आ जाएगी ये 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बी पार्ट, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी के डबल, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 2 इंटू 3.4 कितनी आ जाएगी 6.8 नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आगे देखो which of the answers above would change if the choice of the origin of the potential energy is changed। देखो काइनेटिक एनर्जी तो चेंज होगी नहीं, पोटेंशियल और टोटल चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज दिस, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। देखो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, ग्राउंड स्टेट का मतलब n इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2। अब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इज इक्वल्स टू 3, तो ये कितना आ जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। और थर्ड एक्साइटेड स्टेट कितनी हो जाएगी -13.6 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये अभी हमने पीछे सॉल्व कर रखा था ना, वहीं से लिख लेते हैं। कितना आ रहा था देखो 13.6 3 का स्क्वायर है -1.51 और ये कितना है माइनस का 0.85। आया समझ, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, काइनेटिक एनर्जी पूछी इलेक्ट्रॉन की इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी के बराबर ही होती है लेकिन पॉजिटिव, तो ये कितना आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1.51। अच्छा आगे देखो, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में निकालना, ये तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट थी, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में कितना है माइनस का 0.85, लेकिन ये टोटल एनर्जी है, निकालना क्या है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है डबल ऑफ द टोटल एनर्जी, तो कितनी आ जाएगी 2 इंटू माइनस का 0.85। ठीक है, कितना आ गया ये पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा माइनस का 1.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे थर्ड पार्ट, इफ द इलेक्ट्रॉन जम्प्स टू अ ग्राउंड स्टेट फ्रॉम द थर्ड एक्साइटेड स्टेट कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन एमिटेड।
देखो ये कहाँ से कहाँ गया, ग्राउंड स्टेट गया और कहाँ से गया, थर्ड एक्साइटेड स्टेट से। तो 1.097 इंटू 10⁻⁷ 1/1 माइनस n2 स्क्वायर है ना, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n की वैल्यू 4। कर लोगे आप सॉल्व, जो भी आएगा यहाँ से वेवलेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज दिस। हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी दे रखी है, ठीक है। अभी पीछे हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय p, और p को हम क्या लिख सकते थे, √2m_k। तो कहने का मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी आ जाए तो बात बन जाएगी, है ना। अब हमें दिया क्या हुआ है, उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी, और पूछा कहाँ पे है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस प्लस होती है 13.6 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। थर्टीन 13.6 डिवाइडेड बाय 4। जो भी काइनेटिक एनर्जी यहाँ से सॉल्व करके आएगा वो यहाँ पे पुट कर देंगे, वेवलेंथ आ जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में है। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ द लाइन इन द लाइमन सीरीज दैट कैन बी एमिटेड थ्रू द परमिसिबल ट्रांजिशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में है ना, और आना कहाँ पे, लाइमन सीरीज है तो मतलब कि ग्राउंड स्टेट में। ये क्या होगी उसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और ये क्या होगी उसकी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो इसका मतलब क्या क्या ट्रांजिशंस हो सकते हैं, देखो ये भी हो सकता है कि वो 3 से 1 आ जाए सीधा, और हो सकता है 3 से 2 और फिर 2 से 1। तो कहने का मतलब हम दो बारी वेवलेंथ निकाल सकते हैं, कब कब, 1/λ RH। 1 में फॉर्मूला कितना होता है, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये, 1.097 इंटू 10⁻⁷ 1 स्क्वायर माइनस, एक बारी तो मैं 2 का स्क्वायर ले लेती हूँ। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 1 में लैम्डा 2 1, और एक और अगर हम 3 1 निकालें तो कितना आ जाएगा, 1.097 10⁻⁷ 1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, आ गया समझ, चलो सॉल्व कर लेंगे अब। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक स्पेक्ट्रल लाइंस इन द बाल्मर एंड द पास्चन सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अच्छा एक चीज देखना, इसने बोला मोस्ट एनर्जेटिक, इसका मतलब एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। इसका मतलब वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, कम। ठीक है, और जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है वो कब प्रोड्यूस होती है, जब हमारा पार्टिकल कहाँ से आए, n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी से। कहने का मतलब n2 की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर मोस्ट एनर्जेटिक स्पेक्ट्रल लाइंस n2 की वैल्यू कितनी होगी, इन्फिनाइट। आई बात समझ, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, 1/λ r 1 में n1 स्क्वायर माइनस 1 में n2 स्क्वायर। अच्छा अब n2 स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 1 में इन्फिनिटी 0। इसका मतलब ये वाली पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई है, 0। बचा कितना, 1/λ r में n1 स्क्वायर। ठीक है, चलो अब इसने किस किस के लिए बोला है, हमें एक बारी बोला है बाल्मर सीरीज के लिए, एक बारी पास्चन सीरीज के लिए। बाल्मर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो यहाँ पे n1 की जगह पे हम क्या रख देंगे, 2। r में
2 का स्क्वायर। और दूसरा किसके लिए है? पास्टन के लिए। पास्टन के लिए कितना होता है? r अपॉन में 3 का स्क्वायर। r से r कैंसिल, कितना आ जाएगा ये पास्टन ऊपर जाएगा, बाल्मर नीचे। 3/2 का होल स्क्वायर, कितना आ गया ये? 9/4। पूछा क्या था इन्होंने रेशियो पूछा बाल्मर और पास्टन का, तो इसका इन्वर्स कर देंगे। वेवलेंथ ऑफ बाल्मर और पास्टन कितना आ जाएगा? 4/9। आया समझ? कोई दिक्कत इतने में? ठीक है, आगे करें। चलो अब खत्म क्वेश्चंस हमारे। इसी के साथ आज हम लोगों ने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर नंबर 12, क्लास 12। चैप्टर का नाम क्या है? एटम्स। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब हमारे पास इसके 2 ही चैप्टर्स रह गए हैं, उसके बाद हम लोग इसके सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वैसे तो मैंने सब साथ में करा दिए, फिर भी एग्जाम के लिए एक बार दोबारा से प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो और इसमें मैंने सारी की सारी जितनी भी कॉन्सेप्चुअल डेरिवेशन जो जो हो सकता था सब कुछ पॉसिबल करा दिया है। अगर वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।